बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि फोर्स सिस्टम क्या होता है। फोर्स सिस्टम में हमने डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस को देखा था। और अब हम चलते हैं कि हमारे पास मोमेंट्स क्या होते हैं और कपल्स क्या होते हैं। तो मोमेंट्स में हम लोग देख लेते हैं कि मोमेंट क्या चीज़ होती है। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी डिफाइंड एक्सिस इज कॉल्ड द मोमेंट। अब मोमेंट क्या है आपके पास, वो कहता है कि किसी भी फोर्स की टेंडेंसी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाने की, उसको हम कहते हैं मोमेंट। द टर्निंग इफेक्ट कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंट। अब वो कहता है कि फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी पे, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये हैंड जो है, ये इसने कोई रेंच पकड़ा हुआ है। अब ये रेंच की मदद से क्या कर रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है दरमियान में जो रॉड है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जब एक्ट करेगी तो ये इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं मोमेंट। अब मोमेंट ऑफ अ फोर्स, पहले हम इसकी स्केलर फार्मूलेशन देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ टेंडेंसी फॉर द रोटेशन, समटाइम्स कॉल्ड अ टॉर्क। वो कहता है कि इसको हम समटाइम टॉर्क भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टर्निंग इफेक्ट को बता रहा होता है। अब टर्निंग इफेक्ट किस तरह हो सकता है आपका, अब आप देखें यहाँ पे डायग्राम में कि फॉर एग्जांपल ये स्पैनर है और ये आपने कोई नट और बोल्ट खोलना है, तो क्या होगा, ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है। अब मोमेंट किसके बराबर होता है, इस ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट डी पे एक्ट कर रही है। अब याद रखिएगा, अगर मैं इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन करूं, तो जो मोमेंट होता है आपके पास, वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर टू फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स नहीं है और किसी और डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो आपका मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे फिर आप उसका वो कंपोनेंट लेंगे डिस्टेंस का जो कि फोर्स पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली, अगर आपकी फोर्स डिस्टेंस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप फिर वो कंपोनेंट लेंगे फोर्स का जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। तभी तो टर्निंग इफेक्ट आपका जनरेट होता है, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी की वजह से ही आपका टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है। सो यहाँ पे मोमेंट किसके बराबर है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स ये वाली है एंड डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाला है। सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मोमेंट। आगे आता है आपके पास मोमेंट काज्ड बाय फोर्स। अब फोर्स चूंकि मोमेंट को काज करती है, फोर्स की वजह से ही उसमें रोटेशन जनरेट होती है, तो ये कहता है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस थ्रू पॉइंट ए। ये आप देख लें, ये आपके पास क्या है, पॉइंट ए, इसने एक्सपोज किया पॉइंट। आर फॉर शॉर्ट, the moment of force about A is the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance between the point A and the line of action of force। वही बात ये कह रहा है कि आपका जो मोमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, फोर्स और फिर डिस्टेंस का वो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मोमेंट कहलाता है। अब मोमेंट का यूनिट क्या है हमारे पास, द यूनिट्स ऑफ मोमेंट आर न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर क्यों यूनिट है, क्योंकि फोर्स और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। सिमिलरली, जब आप यूएस यूनिट्स यूज़ कर रहे हों, तो फोर्स जब आप एक्सप्रेस करें पाउंड्स में और आप डिस्टेंस एक्सप्रेस करें फुट में, तो आपके पास जो यूनिट होगा वो आएगा फुट इंटू पाउंड्स। अब हम मोमेंट के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बीम और ऑफन यूज टू ब्रिज गैप्स इन द वॉल्स, वी हैव
to know that the effect of the force on the beam will have on the beam supports. अब यहाँ पे आप देखें कि ये इसने दो वॉल दिखाई हैं, वॉल ए और वॉल बी। अब उनको उसने ब्रिज गैप जो था दरमियान में, उसने उसको क्या किया, यहाँ पे उसने बीम की मदद से उसको फिलअप किया। अब ये आप देख सकते हैं कि फोर्स एफ जो भी इसके ऊपर लोड आएगा तो वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। फोर्स एफ इसलिए इसने डाउनवर्ड दिखाई है। तो यहाँ से ये बेंड होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसका टर्निंग इफेक्ट, लेट्स सपोज ए से इसका डिस्टेंस है डी ए, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, वो आपके पास एफ है। तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इंटू डी ए। सो एफ इंटू डी ए इज इक्वल टू मोमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो आपका पॉइंट ए के इर्द गिर्द जो मोमेंट हुआ वो इंटू एफ इंटू डी ए हुआ। क्यों, क्योंकि ये फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी ए है। सिमिलरली आपका पॉइंट बी पे भी यही होगा, लेकिन ये आपने खुद से निकाल लेना है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है इसकी। इसमें क्या है, कारपेंटर्स ऑफन यूज अ हैमर इन दिस वे टू पुल अ स्टबर्न नेल। अब उसने कहा हुआ है कि हम क्या करते हैं, जब हमने कील निकालना हो टेबल से, तो हम लोग, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और अपने इसको इस तरह पुश करते हैं। अगर आपने कील को अपवर्ड मूव करवाना है ऊपर की तरफ, तो आप क्या है, फोर्स को इस तरह इसको पुल करोगे अपनी हथौड़ी को, तो क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये क्या है, इसकी फोर्स है। तो रिजल्टिंग टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ से कील आपका बाहर आ जाएगा। ये एक और एप्लीकेशन थी आपके पास मोमेंट की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मोमेंट not only have a magnitude, they also have a sense to them। अब इससे क्या मतलब है, वो कहते हैं कि मोमेंट की सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड ही नहीं होती, बल्कि इसकी डायरेक्शन भी होती है। सेंस मीन कि डायरेक्शन होती है कि ये वेदर क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। सो द सेंस ऑफ अ मोमेंट इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन विच वे इट विल टेंड टू मेक द ऑब्जेक्ट रोटेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इसने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, वो हमने पॉजिटिव लेना है। याद रखिए ना आपने कि जो नोटेशन है आपके पास वो ये है कि आपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं वो आप पॉजिटिव लेते हैं, और जो आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं वो आप नेगेटिव लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ऊपर इसने क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट की, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया मोमेंट को। और सिमिलरली नीचे वाली फोर्स ने क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट की, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया। तो ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरह एक्ट कर रही है, उस वे से हमने इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं या इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। द सेंस ऑफ अ मोमेंट इज डिफाइंड बाय द डायरेक्शन इट इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस एंड कैन बी फाउंड यूजिंग द राइट हैंड रूल। अब इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि यहाँ पे जो आप किस तरह इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे जो फोर्स है वो आपके पास, ये आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन जनरेट कर रही है आपकी, तो आप अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं आपको, वो आपने रोटेशन की तरह उसको मोड़ना है, उस तरह आपने कर्ल करना है। तो ये आपका जो इरेक्ट थंब है ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये आपकी डायरेक्शन बताएगा मोमेंट की। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो सेंस ऑफ रोटेशन इसका क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। जब आपने इसको कर्ल किया अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो आपका जो इरेक्ट थंब होगा, सीधा जो आपका अंगूठा होगा, वो जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ये मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब लेट्स सपोज ये आपका क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा, उल्टा केस देख लेते हैं, तो ये जो आपका हाथ होगा ये आपका उल्टी डायरेक्शन में होगा,
तो जो आपका अंगूठा होगा, थंब होगा आपका, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है मोमेंट की। अब हम देख लेते हैं कि मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं वेरिगेनेंस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या एक्सप्लेन करता है? द मोमेंट ऑफ अ फोर्स about any axis is equal to the sum of moments of its components about that axis। वो ये कहता है कि अगर कोई फोर्स किसी चीज़ पे एक्ट कर रही है तो उसका जो टोटल मोमेंट होगा आपके पास वो बराबर होगा आपके पास, आप उसके कंपोनेंट्स का मोमेंट लें और फिर उसको सम करें। कैसे? लेट्स सपोज आपके पास एक फोर्स अगेन एक्ट कर रही है कोई 100 पाउंड की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब आपके पास क्या है कि अगर आप उसके कंपोनेंट्स ले लें 10-10 मैग्नीट्यूड के डिफरेंट डायरेक्शन में, सॉरी मेन उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उनका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो 100 पाउंड की जो फोर्स होगा या 100 न्यूटन की जो फोर्स होगी उसके वो बराबर होगा। ये कहता है वेरिगेनेंस थ्योरम। मीन के जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके इफेक्ट जो होगा, उनका जो इफेक्ट होगा मोमेंट्स का, वो मेन फोर्स के बराबर होगा। मीन के कंपोनेंट्स को जब सम अप करते हो तो उनका जो इफेक्ट होता है वो मेन फोर्स के बराबर होता है। दिस मीन्स दैट रिजॉल्विंग और रिप्लेसिंग फोर्सेज विद देयर रिजल्टेंट फोर्स विल नॉट अफेक्ट द मोमेंट। अब इसने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है, कहते हैं कि अगर आप बहुत सी फोर्सेज को एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्रेजेंट कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स का जो अफेक्ट होगा आपके पास वो सेम होगा जो कि आपके पास छोटी छोटी सारी फोर्सेज का अफेक्ट होगा। अब इसने कहा है कि लेट्स सपोज इन द 2D केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इज F इंटू डी। अब यहाँ पे मोमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप देख सकते हैं फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी। तो ये किसके बराबर होगा? ये मोमेंट के बराबर होगा कितनी इसमें रोटेशन जनरेट हुई है। सिमिलरली d is the perpendicular distance from the point O to the line of action of the force। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और d क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से लेकर जहाँ तक फोर्स एक्ट कर रही है। अब वो कहता है इन 2D द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ द रोटेशन। अब ये देख सकते हैं जिस तरह इस डायग्राम में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो सिमिलरली आपकी अगर फोर्स उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करे तो ये रोटेशन जो होगी वो क्लॉकवाइज जनरेट होगी। तो वो यही कह रहा है आपके पास कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन फोर्स अबाउट अ पॉइंट ए। अब ये जो पॉइंट ए है इसके इर्द गिर्द इसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी? अब ये आपका सेल्फ सॉल्विंग क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं पीछे मैंने फार्मूला आपको बता दिए क्या होता है। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या है आपके पास? 12 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 3 है, तो मोमेंट क्या होगा? m इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो ये 36 होगा न्यूटन मीटर इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करें ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीटली एक वे से कवर हो जाए। अब वो कहता है ये डायग्राम आपके सामने है, 100 पाउंड की फोर्स एक्ट कर रही है। 100 पाउंड वर्टिकल फोर्स इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ लीवर। अब ये आपके पास लीवर है, ओ ए लीवर है आपका, 60 डिग्री पे ये कोई लीवर है आपका टर्न हुआ हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये जो फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस फोर्स से जो ओरिजिन का डिस्टेंस है वो आपको 24 इंचेस है। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है? मोमेंट अबाउट ये हमने एक फाइंड करना है। सेकेंडली हमने फाइंड करना है हॉरिजेंटल फोर्स एट ए विच क्रिएट्स द सेम मोमेंट। एक हमने हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे फाइंड करनी है जो कि सेम मोमेंट क्रिएट करे जैसे कि मोमेंट ए, जैसे कि इस फोर्स की वजह से मोमेंट हो रहा है। हमने पॉइंट ए पे एक ऐसी फोर्स फाइंड करनी है कि उसका मोमेंट जो वो फोर्स होगी और ये 100 पाउंड का जो मोमेंट होगा वो बराबर हो, वो हमने फोर्स फाइंड करनी है।
थर्डली हमने करना है स्मॉलेस्ट फोर्स एट ए विच प्रोड्यूसेस द सेम मोमेंट। अब आपने ए पे स्मॉलेस्ट फोर्स फाइंड करनी है जो कि सेम मोमेंट जनरेट करे आपके पास। एक स्मॉलेस्ट फोर्स आपने भी फाइंड करनी है। फिर आपके पास आ जाता है लोकेशन फॉर अ 240 पाउंड वर्टिकल फोर्स टू प्रोड्यूस द सेम मोमेंट। अब देख सकते हैं आप कि 100 पाउंड की फोर्स होगी तो वो एक स्पेसिफिक मोमेंट क्रिएट करेगी। सिमिलरली वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 240 पाउंड का वेट लगा दूँ तो वो किस जगह मैं उस फोर्स को उस मोमेंट वो जो वेट होगा उसको प्लेस करूं कि मेरे पास जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो उतना ही आए जितना ये 24 इंच और 100 पाउंड का आ रहा है आपके पास। फिर वो कहते हैं एट द एंड वेदर एनी ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम बी सी एंड डी इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फोर्स। कहता है कि ये जो हम फोर्सेस फाइंड करेंगे बी सी और डी हम करेंगे, क्या ये सारी जो हैं वो आपकी एक ओरिजिनल जो फोर्स थी उसके बराबर है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं ए को हमने सॉल्व किया है, उसमें क्या है आपके पास सिंपली आपने मोमेंट फाइंड करना है। अब चूंकि ये फोर्स है आपकी, तो फोर्स को अगर आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, यहाँ पे ये फोर्स है, फोर्स को अगर मैं इस तरह करूँ कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करो तो ये जो फोर्स है, फोर्स का एक कंपोनेंट जो आपका एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक आपका कंपोनेंट बनेगा वाई कंपोनेंट। अब देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका जो होगा आपके पास कंपोनेंट कॉज वाला, तो वो क्या होगा, वो आपके डिस्टेंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब किस तरह, अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपका जो एंगल है 60 डिग्री, ये फोर्स का वही एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो वो क्या होगा, दो कंपोनेंट में हम उसको डिवाइड करेंगे। अब जो आपका कंपोनेंट होगा एक होगा साइन थीटे वाला और एक होगा आपके पास कॉस थीटे वाला। तो वो जो कॉस थीटे वाला आपका कंपोनेंट है वो आपका परपेंडिकुलर है 24 इंच के। तो हम देख सकते हैं कि 24 इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, कॉस। कॉस है तो इसलिए हमने जो डिस्टेंस है हमने उसके हमने दो कंपोनेंट बनाए थे, ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो डी, ये जो चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो कॉस थीटा होगा, लिहाजा ये वाला जो कंपोनेंट होगा आपका ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, लिहाजा हम मूवमेंट के लिए ये ही कंपोनेंट लेंगे। तो ये जो डी है 24 इंच कॉस 60 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस होता है एक्स एक्सिस में, तो ये 12 इंच के बराबर आ जाएगा। जैसे सॉल्व करते हैं तो आपका जो मूवमेंट आता है वो आता है 1200 पाउंड इंटू इंच। अब हम देख लेते हैं पॉइंट बी में हमने क्या फाइंड करना था। बी में उसने कहा था कि ए पे ऐसी ओरिजेंटल फोर्स फाइंड करनी है जिसका मूवमेंट वही 1200 हो। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स अब यहाँ पे आ गई है, जब फोर्स यहाँ पे आई है तो अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला हो जाएगा डी, और अब जो इसका कंपोनेंट होगा डी का वो क्या होगा, वो होगा 24 साइन ऑफ 60। पहले हमने एक्स एक्सिस पैरेलल लिया था तो वो क्या था हमारे पास, वो था कॉस 60, और जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो वो क्या होगा, साइन 60। तो साइन 60 आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स है। अब हमने यहाँ पे फोर्स क्यों ली, क्योंकि वो कहता है कि हमने फाइंड ही ऐसी फोर्स करनी है जो कि पॉइंट ए पे हो, लेकिन उस फोर्स के जरिए जो मोमेंट हो वो इक्वल टू 1200 हो। मीन कि ऐसी फोर्स की ये किस मैग्नीट्यूड की फोर्स होनी चाहिए कि यहाँ पे जो मोमेंट आपका जनरेट हो वो आपका 1200 को। तो उसने ऑलरेडी मोमेंट तो बता दिया 1200। अब हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया कि अब हमने साइन यूज़ किया, ये मैंने साइन आपको बता दिया कि साइन क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके पास ये जो कंपोनेंट है, एक मिनट ब्रेक सॉरी। तो अब आपका जो मोमेंट होगा वो आपका बराबर होगा एफ इंटू डी। तो आपका मोमेंट आपने देख लिया वो आपका 1200 था, फोर्स आपने फाइंड करनी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो क्या है 20.8 इंचेस है। कैसे आया वो आपको 24 से जब हमने साइन 60 मल्टीप्लाई कराया तो 28 आ गया। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। आगे आता है आपके पास सी। सी क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें उसने कहा है आपको कि आपने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट फोर्स एट ए टू प्रोड्यूस द सेम मोमेंट occurs when the perpendicular distance is a maximum or when f is perpendicular to OA। अब आपने क्या करना है, एक ऐसी फोर्स फाइंड करनी है कि जब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस
मैक्सिमम कब होगा, जब हम इसको 24 को एज इट इज़ 24 ले लें तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं, 1200 इज इक्वल टू एफ इंटू 24। तो यहाँ पे ये आपके पास 50 पाउंड आ गया। चूँकि हमने एक ऐसी फोर्स फाइंड करनी थी जिसमें हमने डिस्टेंस को मैक्सिमम, वो कहता है कि आपने ऐसी फोर्स फाइंड करनी है जिसमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो डिस्टेंस मैक्सिमम एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये 24 का 24 पूरा हम ले लें। तो ये हमने 24 कंप्लीट लिया, तो तब फोर्स क्या है, आपके पास 50 पाउंड है। फिर उसने कहा हुआ है कि आपने अब डिटरमाइन करना है हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 240 पाउंड। वो कहते हैं अगर आप फोर्स 240 पाउंड कर दो तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आपके पास वही अगेन मोमेंट आ जाए। मोमेंट जब वही आपने लेना है तो फोर्स आपके पास 240 पाउंड है, तो डिस्टेंस अब आपने फाउंड करना है। तो जब डिस्टेंस आएगा आपके पास वो आएगा 5 इंच। मीन टू से कि अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को बजाय 24 के 5 इंच पे ले आओ और आप फोर्स 24 टू 240 पाउंड की यूज़ करो तो आपके पास जो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा वो आपके पास 1200 आएगा। आगे आपका लास्ट में उसने पूछा है कि ऑल्दो ईच ऑफ द फोर्सेज इन द पार्ट बी सी एंड डी प्रोड्यूसेस द सेम मोमेंट एज द 100 पाउंड फोर्स। अब जितनी भी फोर्सेज थी सब ने वही मोमेंट प्रोड्यूस किया 100 पाउंड का। नन और द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेंस आर ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। इनमें से कोई किसी की भी मैग्नीट्यूड 100 पाउंड नहीं थी, लेकिन उनका अफेक्ट जो था वो सेम था। 1200 पाउंड इंच उन्होंने क्या किया था, आपका मोमेंट जनरेट किया था, लेकिन कोई भी जो फोर्स थी वो 100 पाउंड की नहीं थी, ना वो उस लाइन ऑफ एक्शन में थी जो कि 100 पाउंड का था। ये आप देख सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में थी, एक इस डायरेक्शन में थी और एक इस डायरेक्शन में थी। अब यहाँ पे सबका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है और उनकी मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रही है। तो कहते हैं कि आप ऐसा सिस्टम क्या है बना सकते हैं कि जिसमें फोर्स भी डिफरेंट हो सकती है और उसका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो आपके पास रिजल्टेंट मूवमेंट है वो सेम हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।